गुड मॉर्निंग। बीबीए सेकेंड ईयर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट की क्लास में आपका स्वागत है। मैंने डे बिफोर यस्टरडे गूगल क्लासरूम में आपको पीडीएफ सेंड किया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8 और 9 रिस्पेक्टिवली आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में गूगल क्लासरूम में दिए हैं और यूट्यूब की जो लिंक होगी उसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सम वापस से पीडीएफ में दे दूंगा। इन सम्स को करने से पहले हमें बेसिक फार्मूला क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले अभी ये वाला जो लेक्चर है इसमें मैं जितनी भी 11 से 15 फार्मूले हैं उन फार्मूलाज को क्लियर करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको सम करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस में आप ध्यान रखिएगा, मैं आज अभी फिलहाल के इस पर्टिकुलर लेक्चर में फोकस कर रहा हूं फार्मूलाज पे। सबसे पहले हम डिस्कस करें करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये ऑप्टिमम कितना होता है? 2:1, जैसा कि पिछले सवालों में हमने करा है। करंट एसेट्स क्या होती हैं? ऐसी एसेट जिसकी लाइफ 1 साल की हो। स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। ये तो आपकी करंट एसेट्स हो गई। और जहां तक बात करंट लायबिलिटी की हो गई वो हो गए 1 साल से कम की लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रपोज्ड डिविडेंड। ये क्या हो जाएगा आपका करंट रेशियो। ऑप्टिमम कितना होना चाहिए? 2:1। करंट रेशियो क्या इंडिकेट करता है? रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है। इज इट क्लियर? दूसरा रेशियो जो है वो है क्विक रेशियो। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सबको। क्विक रेशियो में डिबेट है। कुछ ऑथर्स बोलते हैं क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर वो ऐसा कहते हैं तब उस करंट एसेट्स में से आप 2 आइटम को माइनस कर दीजिए, स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो क्या आ जाएगी आपकी? क्विक एसेट्स आ जाएगी। और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा, एज वाज प्रीवियस वही रहेगी। लेकिन कुछ ऑथर्स इसमें भी फार्मूला चेंज करते हैं। इट डिपेंड्स क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटी। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे क्विक एसेट्स में आपने करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस किया, उसी तरीके से करंट लायबिलिटी में से आप बैंक ओवरड्राफ्ट को लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। तो सर कौन सा ऑप्शन सही है? ज्यादा प्रेफरेबल ये है। कुछ ऑथर्स और बुक्स वाले ये भी करते हैं। तो एग्जाम में आप चाहें तो दोनों को करके आ जाइए नोट डाल के कि ये दोनों मैंने एजम्पशन ली है। दोनों में आंसर वेरिएशन होने के बावजूद भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये भी किसका हिस्सा है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसको लिक्विडिटी रेशियो भी बोल सकते हैं आप, लिक्विडिटी रेशियो। तो हमने रेशियो एनालिसिस में एक डिस्कस करा करंट रेशियो, एक करा क्विक रेशियो। एक और रेशियो होता है वो भी हम डिस्कस कर दें, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी सवाल हो और फार्मूले में टर्नओवर वर्ड यूज हो रहा हो तो इसका गुरु मंत्र है टर्नओवर हमेशा न्यूमरेटर में आएगा, ऊपर आएगा। टर्नओवर, इसको क्या बोलते हैं? सेल्स। कुछ जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रूप में भी यूज किया जाता है, डिपेंड्स, पर आपने को तो अभी फिलहाल सेल्स का ध्यान रखना है। अपॉन टर्नओवर ऊपर आ गया, नीचे क्या जाएगी? वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कर देना। करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी आपकी लेस हो जाती है तो क्या बचती है? वर्किंग कैपिटल। करंट रेशियो ऑप्टिमम कितना है? 2:1। क्विक रेशियो ऑप्टिमम कितना है? 1:1। फार्मूला आपके सामने है। क्विक रेशियो का भी फार्मूला आपके सामने है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो में फर्क क्या है? जहां पर ऊपर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को शामिल न किया जाए तो वो क्विक रेशियो बन जाता है। और जहां एक और फार्मूले को, फिनोमिना को यूज किया जाता है करंट लायबिलिटी, कुछ लोग बैंक ओवरड्राफ्ट को भी लेस करते हैं। दोनों में से कोई सा भी फार्मूला आप यूज करें, बेहतर यही होगा एग्जाम में दोनों करके आए।
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि इसका सेल्स से वर्किंग कैपिटल के साथ क्या कोरिलेशन है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस चलाने के लिए जो मिनिमम कैपिटल है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, उनके डिफरेंस को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और आपको हमेशा याद रखना है कि ये एक्टिविटी से जुड़ा हुआ रेशियो है, एक्टिविटी से जुड़ा हुआ रेशियो है। मैं ज़्यादातर वो फार्मूले लिखवा रहा हूँ जो सम्स में सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो इसमें याद रखने जैसा क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर अपॉन डेटर, क्रेडिटर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर अपॉन टोटल एसेट्स। मतलब टर्नओवर हमेशा न्यूमरेटर में ही आएगा। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। अब हम इसके बाद जो फार्मूले हैं जैसे लेवरेज है, इसके अलावा कैपिटल गियरिंग रेशियो है, डेट इक्विटी है, उन सबको भी डिस्कस करने वाले हैं। अब एक और फार्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो मैंने आपको अभी कल सवाल कराया था, उसमें डिस्कस करा था। फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कोई पूछे आपसे क्या है ये, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक के बीच में रिलेशनशिप बताता है। हाई होना बेटर माना जाता है, लो होना अच्छा नहीं माना जाता, पर इसको मॉडर्न फिनोमिना में वाइस वर्सा में भी यूज़ करते हैं। तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। पर बेसिक फिनोमिना में यह है कि स्टॉक का लेवल जितना कम रहे सेल्स के मुकाबले उतना बेहतर है। कारण क्या होगा, आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ज़्यादा ऊंचा टर्नओवर बेहतर माना जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका है सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर आप क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। सेल्स भी एग्जामिनर देगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी देगा, आप सिर्फ लेस कर दीजिएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज कर दीजिएगा। कभी कभी हमें सेल्स का फिगर दिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं, तो उसकी जगह फिर आप फार्मूला यूज करेंगे सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास एवरेज स्टॉक फिगर ही नहीं होता, तो आप फिर क्लोजिंग स्टॉक को भी बेस बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो। अगला फार्मूला हम जा रहे हैं, पांचवा, सॉल्वेंसी रेशियो। बहुत आता है पेपर में ये सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर दिवालिया आदमी हो जाए, इंसॉल्वेंट आदमी हो जाए, तो उसके पास कितनी एसेट है जो उसको सर्व कर सकती है। तो एक तरह के रेशियो का नाम सॉल्वेंसी रेशियो। मतलब कोई दिवालिया होता है तो इस रेशियो से पता चलता है कि वो सोसाइटी को, समाज को, या जो बोरोवर जिनसे लोन ले रखा है, जिन लोगों से उसने फंड रेस कर रखा है, उसके पास कितनी एसेट है कि दिवालिया होने की स्थिति में, सिचुएशन में वो उनको सर्व कर सके। सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं इसको। शोधन अनुपात के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। फार्मूला है टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, नाम से ही लग रहा है, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, बाहर वालों को कितना पैसा देना है, अपॉन टोटल एसेट। बिल्कुल क्लियर है कि मेरे पास कितनी एसेट है वो आ जाएगी, और ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। अब आउटसाइड लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल एसेट्स में सारी एसेट्स है, केवल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगी, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएगी। सर फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल दे दीजिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अगर ये टर्म दे रखी हो तो इनको टोटल एसेट्स में शामिल मत कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस शीट की टोटल को ही शामिल कर लीजिएगा। सॉल्वेंसी रेशियो क्या बताता है, दिवालिया आदमी के पास कितनी एसेट है कि अपनी बाहर की लायबिलिटी को वो सर्व कर सके। एक बात और है, ये एक से कम हो तो ही बेहतर है। सोचिए अगर ये एक है और ये दो है, मतलब उसके पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एसेट उसको लायबिलिटी को सर्व कर सके, तो इसका एक से नीचे होना बेहतर माना जाता है। अगला फार्मूला ले लीजिए आप, प्रोपराइटरी रेशियो। प्रोपराइटरी रेशियो, प्रोपराइटर किसको बोला जाता है बिजनेस में, मालिक को, ऑनर को। धीरू भाई अंबानी के लड़के जो मुकेश और अनिल हैं वो प्रोपराइटर है, मालिक है। मान लीजिए मैं पार्टनरशिप फॉर्म में हूँ तो मैं प्रोपराइटर हूँ, पार्टनर हूँ पार्डन, लेकिन अगर मेरी कोई एक सिंगल फॉर्म है तो मैं प्रोपराइटर या ऑनर हूँ। ऑनर का ही दूसरा नाम प्रोपराइटर होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रोपराइटरी रेशियो। इसका फार्मूला क्या होता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व प्लस पी एंडल, मतलब घर का पैसा। कुल मिला काय का पैसा, घर का पैसा। इक्विटी भी घर की होती है, प्रेफरेंस भी घर के हैं, रिजर्व भी घर का है, और पी एंडल का पास प्रॉफिट।
अपॉन, अच्छा कभी इसमें जब ये रेशियो निकालते हैं तो इसमें ये बात का ध्यान रखिएगा, मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बोला फिक्टिशियस एसेट्स कोई हो तो उसको क्या करिएगा, इसमें से लेस कर दीजिएगा। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट हो तो उस इक्विटी प्रॉफिट, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व और P&L में से किसको लेस कर दीजिएगा, फिक्टिशियस एसेट्स को। बात कर रहे हैं हम ऊपर की, अंश की, न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर में कोई इशू ही नहीं है, टोटल टेंजिबल एसेट्स, टोटल टेंजिबल एसेट्स। आप ध्यान दीजिए वर्ड्स पे, टेंजिबल बोला है मैंने, टेंजिबल मतलब मूर्त, मूर्त का मतलब जो होता है दिखती है, जो दिखाई दे। गुडविल, कॉपीराइट इसको शामिल नहीं करेंगे। कुल मिला के टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, ये बैलेंस शीट है, यहाँ टोटल एसेट्स आती है, यहाँ टेंजिबल आती है, या इंटेंजिबल आती है, इनकी टोटल का नाम क्या होता है, टोटल एसेट्स। एक फिक्टिशियस एसेट्स भी होती है, इंटेंजिबल एसेट्स भी होती है, टोटल एसेट्स भी होती है। आपको किस पे देखना है, टोटल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। तो आपको फिक्स्ड एसेट्स को लेना है, इंटेंजिबल को नहीं लेना है, फिक्टिशियस को नहीं लेना है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिपीट कर देता हूँ, बैलेंस शीट में ये जो एसेट का फॉर्मेट है, इसमें जो फिक्स्ड एसेट्स है, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, हम उसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसका मतलब यही है। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल आ गया, इसकी बात नहीं हो रही है। फिक्टिशियस एसेट्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मिसलेनियस प्रिलिमिनरी, इसकी भी बात नहीं हो रही। तो आपको सिर्फ किसको लेना है, जो फिजिकली टच कर सकते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है कि ऑनरशिप और टोटल टेंजिबल एसेट्स का रिलेशनशिप क्या है। एग्जाम में बहुत बार आता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आप इनके फार्मूलाज को अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आने वाले कुछ फार्मूलाज और हैं जिनको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने अभी डिस्कस किया है करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इसके अलावा आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। डे बिफोर यस्टरडे हम डेट इक्विटी रेशियो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और बचे हुए फार्मूलों को भी डिस्कस करेंगे। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सभी लोग ध्यान से सुने। कैपिटल गियरिंग रेशियो पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या रेशियो एनालिसिस में, या हम कहें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जहां भी आप जिस भी टर्मिनोलॉजी में यूज करें, ये सबसे ऑड फार्मूला है, कैपिटल गियरिंग रेशियो। अभी तक आपने क्या पढ़ा, इक्विटी के साथ कौन होता है, प्रेफरेंस होता है, उसके साथ क्या होता है, रिजर्व होता है, उसके साथ क्या होता है, P&L होता है। यहां पर यह बात लागू नहीं होती, यहां पर यह बात लागू नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं होती। तो फार्मूला जो अपन पढ़ रहे हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो का, उसको लर्न करके जाइए। गियरिंग का क्या मतलब होता है, फिक्स चार्ज। गियरिंग का मतलब क्या होता है, फिक्स चार्ज। तो कैसे याद करेंगे, इसको याद करिएगा, इक्विटी प्लस रिजर्व प्लस P&L। आप ध्यान दीजिए इसमें से कौन गायब हो गया, प्रेफरेंस। मतलब न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, अंश है और हर है, ये अंश है और ये हर है। ऊपर वाले हिस्से में प्रेफरेंस गायब हो गया। अब वो प्रेफरेंस जो है वो नीचे जाके बैठ जाएगा, किसके साथ बैठ जाएगा, वो बैठेगा आपका प्रेफरेंस शेयर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या समझ में आया आपको, समझ में ये आया कि कैपिटल गियरिंग रेशियो पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एकमात्र ऐसा रेशियो है जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस साथ में नहीं बैठते। लेट मी रिपीट, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों भाई हैं, दोनों नेमसेक हैं, जोड़ीदार है, लेकिन इस फार्मूले में वो अपना जो है पाला बदल लेता है और न्यूमरेटर में जाने की जगह कहां चला जाता है, डिनोमिनेटर में। ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। इसको दूसरे नाम से भी याद कर लीजिए। इक्विटी को क्या देना पड़ता है आपको, फिक्स्ड या वेरिएबल, वेरिएबल, क्योंकि इक्विटी को पता ही नहीं उसको क्या मिलने वाला है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेरिएबल चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस। और प्रेफरेंस का डिविडेंड फिक्स होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का इंटरेस्ट फिक्स होता है, इसको क्या मिलता है, डिविडेंड, इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड। और यहां पे क्या होता है, वेरिएबल। तो एक फार्मूला ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेरिएबल चार्जेस अपॉन फिक्स्ड चार्जेस, तो भी आपका काम हो जाएगा। वेरिएबल में तुरंत याद आएगा, अरे हाँ, सबको बेचने के बाद जो आखिरी में बचता है वो कौन है, इक्विटी। इक्विटी का कोई भी फिक्स नहीं होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, वेरिएबल चार्ज। फिक्स चार्ज क्यों बोला गया, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स्ड है, इंटरेस्ट के साथ प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड, हम बोलते हैं ना 10% डिविडेंड। कल एक सवाल करा रहा था तो एक क्वेरी आई स्टूडेंट की, 10% डिवेंचर का क्या मतलब है। जिस डिवेंचर में आगे 10% लिखा है उसका मतलब 10% उसको इंटरेस्ट मिलेगा समहाउ, कैसे भी।
ऐसे ही 10% प्रेफरेंस है, 15% प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि उस पर 15% डिविडेंड देंगे। चूंकि देंगे इसलिए वो फिक्स्ड है और यहां सर्टेन नहीं है इसलिए वेरिएबल। और इस फार्मूले की ब्यूटी क्या है कि जो आपके वेरिएबल चार्जेस और फिक्स चार्जेस के बीच के रिलेशनशिप को बताए उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो बोला जाता है। और सरल शब्दों में बोले हैं कि परिवर्तनशील आय, वेरिएबल चार्जेस और फिक्स चार्जेस के बीच में रिलेशनशिप को बताए जो, उसी का नाम है कैपिटल गियरिंग रेशियो। और गियरिंग में ध्यान रखिएगा प्रेफरेंस इक्विटी के साथ नहीं बैठता है, ये बात आपको ध्यान रखना होगी, ठीक है। गियरिंग रेशियो के अलावा आपको और क्या डिस्कस करना है, एक और फार्मूला मैं आपको करा देता हूं। एक होता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको भी कर लेते हैं हम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले सब बच्चे ये समझने की कोशिश करें कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत ऑथर्स अलग अलग मतलब निकालते हैं, आपको बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि यहां कैपिटल एम्प्लॉयड आप ओन फंड की ले रहे हो या बोरोड की ले रहे हो। अगर ओन फंड की है तो इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व आ जाएगा, अगर बोरोड भी ले रहे हो तो इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर टर्म लोन सब आ जाएगा। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, इसके बहुत सारे मीनिंग हैं जो वेरी करते हैं। फिलहाल के लिए अपने को फार्मूला क्या याद रखना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको लेना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, और ये जो प्रॉफिट होगा वो बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट होगा। मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें टैक्स और इंटरेस्ट घटा हुआ नहीं होगा, इसी को क्या बोल रहे हैं, रिटर्न। और नीचे वर्ड क्या हो जाएगा यूज, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कभी कभी इसको ROE भी बोल देते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE। तो फिर जब रिटर्न ऑन इक्विटी बोलेंगे तो फिर ये तो रहेगा, लेकिन नीचे फिर क्या आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी, इक्विटी एंड रिजर्व्स। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से टैक्स और इंटरेस्ट घटा हुआ नहीं है, इसलिए यूज किया गया बिफोर, अपॉन वर्ड यूज कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये जितना ज्यादा बढ़िया होगा, ऊंचा होगा, कंपनी के लिए और अच्छा माना जाएगा। तो ये एक टर्म समझी, साथ ही हमने एक टर्म और समझा, रिटर्न ऑन इक्विटी, जहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड में हम इक्विटी को भी ले रहे हैं, बोरोड फंड को भी ले रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ किसको ले रहे हैं, इक्विटी रिजर्व और सरप्लस को। एक और फार्मूला जो काफी बार एग्जाम में आता है, उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उस फार्मूले का नाम है ऑपरेटिंग रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। इन दो फार्मूलों को भी हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। फार्मूला है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या मतलब होता है इसका, कलेक्ट किससे करते हैं पैसे, डेटर से। डेटर हमें कितनी जल्दी प्रॉम्प्टली पेमेंट कर देता है उसको बोलते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये जितना छोटा होता है उतना बेस्ट माना जाता है। क्या है फार्मूला इसका, एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल मतलब क्या होता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन, अब ध्यान दीजिए डेटर किसके लिए बना है, तो बना है नेट क्रेडिट सेल। कौन सी सेल, नेट क्रेडिट सेल। ध्यान रखिएगा मैंने सेल नहीं लिखा है, नेट क्रेडिट सेल। ये फार्मूला भी एग्जाम में बहुत आता है और ये हमें बताता है, अच्छा इसमें मल्टीप्लाइड किसका करना है, 365। अगर सवाल ईयर का हो, वीक का हो तो 52, अगर मान लीजिए मंथ का है तो 12 मंथ में, वीक में और डेज में, इट डिपेंड्स क्या पूछता है एग्जामिनर, वो आप देखिएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड ये बताता है कि औसतन हमारे डेटर से हम कितने दिनों में पैसा ले लेते हैं। ये जितना कम होगा उतना बेस्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए कैसे, एवरेज कलेक्शन पीरियड का आंसर आया 12 दिन और एक कंपनी का आंसर आया 24 दिन। तो इसका मतलब कौन बेस्ट है, 12 दिन। क्यों बेस्ट है, क्योंकि वो एवरेज अपने डेटर से कितने दिन में पैसे वसूल कर लेता है, 12। जल्दी पैसा वसूल करेंगे तो बैड डेट्स के चांस नहीं होंगे। तो ये फार्मूला भी एक इंपॉर्टेंट है, शायद 8th या 9th नंबर था, आप देख लीजिएगा सीक्वेंस में। एक और फार्मूला पेपर में बहुत आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो ये भी बहुत आता है पेपर में, बीबीए में, इनफैक्ट एमबीए में भी आता है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ खर्चे करना ही पड़ते हैं इनवेरिएबली। फार्मूला क्या है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस बिजनेस चलाने के खर्चों को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं,
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको आप बदल नहीं सकते, बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और अपॉन में क्या लिखते हैं, नेट सेल्स। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो नेट सेल लिखा है मैंने और ऊपर लिखा है नेट क्रेडिट सेल, वहां पर क्रेडिट सेल को लेते हैं, यहां पर नेट सेल को लेते हैं। मतलब कैश सेल भी आएगी इसमें, क्रेडिट सेल भी आएगी, माइनस इसमें क्या हो जाएगा, रिटर्न। कौन सा रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो ये क्या आ जाएगी, नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कार का चोरी हो जाना वो नॉन ऑपरेटिंग है, सैलरी देना क्या है, ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला भी क्लियर हुआ। यहाँ आंसर दिन में, वीक में और मंथ में आ सकता है। अच्छा, यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो का फार्मूला जो है वो परसेंटेज में आएगा, इनटू 100 कर दीजिएगा तो आंसर इसका किस में आएगा, परसेंटेज में। इसका डेज में आ सकता है, वीक्स में आ सकता है, इसका मंथ में आ सकता है। इट डिपेंड्स ऑन सम कि वो क्या आपसे मांग रहा है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने आपके बीच में डिस्कस किए। अब जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 8 और 9 मैंने गूगल क्लासरूम में आपको दिए हैं और यूट्यूब में जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जब जाएंगे तो वो सम मिल जाएंगे। वो सारे सम अनसॉल्व्ड हैं। अब मैं अगले वीडियो में उनको सवाल को सॉल्व कराऊंगा। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सम्स को। हम सम्स को बोर्ड पर नहीं लेके आएंगे, डायरेक्ट सवालों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आज हम सवाल नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, फिर मंडे को आगे के उनके सवालों को हम करेंगे। इन बिटवीन संडे को आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।